फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो मॉडल पेपर सेट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है मुंबई में स्थापित किया गया था और 1854 में स्थापित किया गया था काबस नाना भाई डाबर के द्वारा। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला सूती वस्त्र कहाँ स्थापित हुआ था, आधुनिक ना पूछकर पूछा जाए कि भारत में पहला सूती वस्त्र कहाँ स्थापित हुआ था, असफल हो गया वो, तो 1818 कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। और पूछा जाए कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुंबई में 1854 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हल्दिया पोताश्रय है, तो आप लोग जानते हैं हल्दिया बंदरगाह इसमें से किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं किस राज्य में है हल्दिया बंदरगाह, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पारादीप जो है उड़ीसा में है। कर्नाटक का मंगलौर याद रखिएगा और केरल का कोची याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो पहला बात ये आप याद रखिएगा कि मयूरभंज जो है ये उड़ीसा का एक क्षेत्र है, उड़ीसा का ही एक ज़िला है। और मयूरभंज में ही है गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा का मयूरभंज। ठीक है, उड़ीसा में मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, ये तीनों जो ज़िला है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और मयूरभंज में ही एक दो पहाड़ियाँ है, बादाम की पहाड़ी और गुरु महिसानी। ठीक है, ये दोनों पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मणिकरण जो है है कहाँ है? पंजाब में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है। यह एक भूतापीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। यहाँ पर क्या है? एक झील है जो कि गर्म झील का उदाहरण है। और वो झील जो है गर्म इसलिए है क्योंकि उस झील के नीचे चूना पत्थर और डोलोमाइट की मात्रा है। तो मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि पोर्ट सईद जो है ये मिस्र में स्थित है। पोर्ट सईद जो है मिस्र में स्थित है। और मिस्र की राजधानी आप लोग जानते हैं काहिरा होता है। और मिस्र जो है स्वेज नहर के किनारे स्थित है। तो स्वेज नहर के जो है किनारे ये स्थित है। और स्वेज नहर के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये क्या करता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। और स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो ये भी याद रखिएगा, तो 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो देखिए, सांस्कृतिक भूगोल भी जो है मानव भूगोल की एक ब्रांच ही है। परिवहन भूगोल भी मानव भूगोल का एक ब्रांच ही है। आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का एक ब्रांच है। तो इसका राइट आंसर होगा जलवायु विज्ञान जो है ये मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कि पूछा गया है कि नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि नरोड़ा बताए थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना बताए थे, यानी नरोड़ा थर्मल पावर प्लांट बताए थे। बिहार में बताए हैं बरौनी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग जानते हैं कोंकण रेलवे पर जो रोहा स्टेशन है वो महाराष्ट्र में स्थित है। जानते हैं कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रोहा से जो है शुरू होता है और कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितना बताएं? 760 किलोमीटर। यह कितने राज्यों से होकर जाता है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तीन राज्यों से होकर जाता है। ये याद रखिएगा। यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज रेल में जो है पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज में जो होता है 1 मीटर होता है। और पूछा जाए कि बड़ी लाइन में कितना होता है? 1.616 मीटर होता है। पूछा जाए कि नैरो गेज या छोटी लाइन में जो है पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 0.616। और एक होता है 0.76। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गेजों की जो है चौड़ाई के मतलब कि गेजों के आधार पर रेल को तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज, एक को मीटर लाइन जिसे कहा जाता है मीटर गेज, और एक को कहा जाता है छोटी लाइन जिसे नैरो गेज के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए,
प्रश्न पूछा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो आप लोग जानते हैं कि चीनी जो है कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी का कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है और गन्ना हम कृषि के द्वारा ही उत्पादित कर पाते हैं। और पूछा जाए कि सब भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन पूछा जाए तो महाराष्ट्र बताइएगा। और पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। कहाँ क्या बताइएगा, उत्तर प्रदेश बताइएगा। और पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या कहाँ है, तो ये बताइएगा महाराष्ट्र में। चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। जो जननांगीय जो है संक्रमण की अंतिम जो अवस्था होती है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आगे, देखिए जो प्रश्न पूछा गया है हम लोग जानने वाले हैं जननांगीय जो है संक्रमण का सिद्धांत, ये क्या सिद्धांत है। तो देखिए, जननांगीय संक्रमण जो है का संबंध जो होता है जन्म दर और मृत्यु दर से होता है। इसका संबंध किससे होता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर से होता है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, जननांगीय जो है संक्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा जाए तो W.S. थॉम्सन के द्वारा जो दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद F.W. नोटेस्टिन के द्वारा जो है दिया गया था, नोटेस्टिन के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। ठीक है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को कितने चरणों में से होकर गुजरना पड़ता है, तो 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ये सब याद रखिएगा। अगला देखिए, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है। तो आप लोग जानते हैं जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, किंतु इसका निर्धारण संतानोत्पादक समूह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ है। अब देखिए, जनसंख्या संबंधी 5वीं अवस्था का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोलिन क्लार्क ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था, तो कोलिन क्लार्क ने किया था। और अगला याद रखिएगा कि भारत की जनसंख्या जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है, तो ये याद रखिएगा तृतीय अवस्था से गुजर रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था जो है, कितनी अवस्थाएं होती है, तो इन अवस्थाओं के बारे में जान लीजिए। देखिए, प्रथम जो अवस्था होता है, इस अवस्था को पूर्व औद्योगिक या पूर्व आधुनिक अवस्था की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। ठीक है, और इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था की भी संज्ञा दी जाती है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस मतलब कि प्रथम अवस्था में क्या था कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या था, जन्म दर उच्च था और मृत्यु दर क्या था, ये भी उच्च था। ठीक है, प्रथम अवस्था में, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय अवस्था में। देखिए, द्वितीय अवस्था में यह अवस्था जो है औद्योगिक क्रांति के प्रथम विश्व युद्ध तक मानी जाती है। और इस अवस्था में जो है जन्म दर उच्च था, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गया था, कम हो गया था। इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। जब मृत्यु दर कम हो जाए और जन्म दर ज़्यादा हो जाए तो जनसंख्या बढ़ता है, और इसे जनसंख्या विस्फोट के भी नाम से जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तीसरा अवस्था में क्या था, यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की स्थिति को दर्शाता है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई थी। ठीक है, तीसरा में। और इस अवस्था की धीमी जनसंख्या वृद्धि की परिचायक है। ठीक है, इस अवस्था में 1991 इस भारत इस अवस्था में 1991 में प्रवेश कर गया। और इस अवस्था का यह अवस्था जो है प्रथम विश्व युद्ध से 1950 तक है। ठीक है, देखिए यह अवस्था जो है विकसित समाज की विशेषता है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर क्या था, दोनों क्या था, निम्न था, यानी कम था। और इसका समय जो है 1950 के बाद से माना जाता है चौथी अवस्था का। ठीक है, चलिए हम लोग पंचम देख लें। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नहीं पूछा गया, मतलब 5वीं अवस्था के बारे में देख लेते हैं। इस अवस्था को कोलिन क्लार्क ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था भी कहा है। इस अवस्था को कोलिन क्लार्क ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा है। यह अवस्था जो है जननांगीय अपवर्तन या जातीय संहार की अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर से भी जन्म दर जो है मृत्यु दर से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यह जो है 1970 के बाद की अवस्था मानी
जाती है। कोलिन क्लार्क के द्वारा दिया गया था 5वीं अवस्था, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। तो पहले आप लोग जानिए कि अपकर्ष कारक क्या होता है। तो देखिए, अपकर्ष कारक वह कारक है जो व्यक्ति या समूह को अपने घर छोड़ने के लिए आकर्षित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक कहते हैं। तो देखिए, शहरीकरण भी क्या करता है, अपकर्ष कारक है। औद्योगिकरण भी अपकर्ष कारक है। इन चीज़ों से लोग क्या करता है, अपना घर को छोड़ता है और दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, तृतीय कार्यों की प्रमुखता से भी ये भी क्या है, एक अपकर्ष कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक माना जाता है। मानव विकास सूचकांक का मान होता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं 0 से 1 के बीच होता है। जो 0 के समीप होता है उसे विपिन राष्ट्रों को 0 के समीप रखा जाता है, और जो 1 के समीप होता है उसे संपन्न राष्ट्र माना जाता है, और संपन्न राष्ट्रों को 1 के समीप रखा जाता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है यह एक रिपोर्ट है जो कि यूएनडीपी जो संस्था है जो कि न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करती है। यूएनडीपी का हिंदी जो नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। आप लोग जानते हैं मानव विकास सूचकांक के जो है 3 सूचक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाए मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो है महबूब उल हक ने सबसे पहले इसे मानव विकास सूचकांक को क्या किया था, तैयार किया था। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा 1990 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, तो 1990 में प्रकाशित हुई। मानव विकास सूचकांक के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, पूछा जाए तो नॉर्वे है। याद रखिएगा कौन सा देश है, नॉर्वे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, वीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो वीटी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि पीसी कल्चर जो है, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहा जाता है। और रेशम कीट उत्पादन को क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वीटी कल्चर कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। एक व्यक्ति का जिस पर नियंत्रण होता है उसे निजी उद्योग कहते हैं। ठीक है, और जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। तो आप लोग जानते हैं टोक्यो जो है, ये जो औद्योगिक केंद्र है ये कहाँ है, तो ये जापान में है। कहाँ है, टोक्यो जापान में है। और पूछा जाए कि टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो टोक्यो जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप होसू द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है, होसू द्वीप पर स्थित है। और इसी होसू द्वीप पर जो है यहाँ पर एक फ्यूजियामा नाम का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी भी है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें याद रखिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि स्वर्ण कलर संबंधित है। तो स्वर्ण कलर जो संबंधित है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको जानते हैं कि लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, और जो कि किस महादेश में स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। तो देखिए, वेस्टफेलिया जो है किस देश में स्थित है, तो वेस्टफेलिया जो है जर्मनी में स्थित है। जर्मनी का जो रूर है ना, ये वेस्टफेलिया में ही स्थित है। और जर्मनी का जो रूर औद्योगिक प्रदेश है ये वेस्टफेलिया शहर में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जर्मनी का रूर। और ये जो है किस शहर में स्थित है, तो जर्मनी के वेस्टफेलिया शहर में स्थित है। कौन सा जगह, रूर। और किसके लिए प्रसिद्ध है रूर, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है ये यूरोप में है। देखिए, ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस को जो है तुर्की का एक शहर जो है इस्तांबुल से जोड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को तुर्की के एक शहर इस्तांबुल से जोड़ता है। जो कि इस्तांबुल जो है यूरोप में पड़ता है। तुर्की जो है
एशिया और जो दोनों क्षेत्र दोनों महादेशों में पड़ता है, तो इस्तांबुल जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो पेरिस को किससे जोड़ती है, पेरिस को ये जोड़ती है इस्तांबुल से, तो इस्तांबुल से जोड़ती है, तो ये वाला जो इलाका है ये दोनों ये यूरोप का इलाका है। तो याद रखिएगा ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबी रेलमार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। विश्व की सबसे लंबी रेलमार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को को साइबेरिया से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है। तो देखिए पाइपलाइन भी क्या है, परिवहन का साधन है, नहर भी परिवहन का साधन है, राजमार्ग भी परिवहन का साधन है, लेकिन उपग्रह परिवहन का साधन नहीं है। सैटेलाइट क्या परिवहन का साधन है, तो ये नहीं है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है। तो आप लोग जानते हैं कि नम बिंदु बस्ती जो है पठारी क्षेत्र की विशेषता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की संख्या जो है सबसे अधिक है, जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप लोग जानते हैं भारतीय यूरोपीय जो है परिवार की जो संख्या है सबसे अधिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भाखरा नागल परियोजना अवस्थित है। तो आप लोग जानते हैं भाखरा नागल जो परियोजना स्थित है वो सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी पर है। और आप लोग जानते हैं कि भाखरा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नागल जो है पंजाब में पड़ता है। भाखरा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नागल कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। और भाखरा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि गोदावरी बेसिन कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि गोदावरी दक्षिण भारत की एक नदी है और गोदावरी जो नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के भी नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। पूछा गया है कि ये कौन सा इसमें शहर है जो कि खनन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो देखिए तो इसका राइट आंसर जो होगा पटना होगा। क्या होगा, पटना होगा। देखिए राजस्थान का खेतड़ी तो आप लोग जानते हैं तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के झुंझुनू इलाका में जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, वो भी खनन नगर है। धनबाद जो है ये झारखंड का है, ये भी खनन नगर है। और कोडरमा जो है ये भी एक खनन नगर है जो कि झारखंड का है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि नहर के सहारे जो है रेखीय पाया जाता है, तो झील के सहारे कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। यानी झील के जो चारों ओर जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार की मतलब कि स्वरूप दिखाई देता है, तो वृत्ताकार स्वरूप दिखाई देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि पहाड़ियों पर कौन अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है। यानी पहाड़ियों पर जो अधिवासीय स्वरूप है किस प्रकार का होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कैसा होता है, सीढ़ीनुमा होता है। कैसा होता है, सीढ़ीनुमा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो है वर्ग एक के शहर नगर की जनसंख्या होती है। तो आप लोग जानते हैं क्या होती है, 10 लाख से अधिक होती है। क्या होती है, 10 लाख से अधिक होती है। देखिए पूछा गया है कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। तो देखिए पहले कालका जो है हरियाणा के पंचकुला जिला में जो है स्थित एक शहर है। ठीक है, कालका क्या है, हरियाणा के पंचकुला में स्थित एक क्या है, एक शहर है कालका। ठीक है, कालका के बारे में याद रखिए, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन स्थल है जो कालका से शिमला तक रेलवे परिवहन किया जाता है। ठीक है, जिसे कालका से क्या किया जाता है, शिमला तक रेलवे परिवहन किया जाता है, याद रखिएगा। और कालका एक प्रसिद्ध परिवहन स्थल है। कालका से शिमला को एक रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कालका एक परिवहन स्थल है जो कि यहाँ से कालका से शिमला तक जाया जाता है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि इनमें कौन एक प्राचीन नगर है। तो आप लोग जानते हैं कि नालंदा क्या है, एक प्राचीन नगर है। ठीक है, उसके बाद में ये भी आप लोग जानते हैं कि नालंदा जो है वो मतलब कि प्राचीन नगरों में से एक है। और चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब की क्या है, राजधानी है। और बरौनी जो कि बिहार में है और जो कि ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, खाद कारखाने के लिए प्रसिद्ध है और तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। तो बाजरा जो है शुष्क कृषि से संबंधित है। बाकी ये तो इसके लिए जल की
आवश्यकता पड़ती है धान और गन्ना के लिए। तो बाजरा जो है शुष्क कृषि के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो पूछा जाए कि दूध क्रांति जो हुई थी भारत में वो किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा 13 जनवरी 1970 को जो है क्या हुआ था, दूध क्रांति भारत में शुरू हुई थी। और इसके जनक किसे माना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड के जो है जनक माना जाता है। और याद रखिएगा दूध क्रांति के जनक तो इनको माना जाता है। पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई थी, तो 1966 और 67 के बीच में आई थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सिंचाई का साधन है, तो आप लोग जानते हैं भारत में जो सिंचाई का साधन है तालाब भी है, कुआं भी है, नहर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में जल संसाधनों रुकिए पूछा गया है कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, तो वितरण की भी समस्या है, उपलब्धता की भी समस्या है, गुणवत्ता की भी समस्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ याद रखिएगा पूछा गया है कि लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। पूछा गया है लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र। तो देखिए भारत में जो है लौह अयस्क के सबसे ज़्यादा मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कर्नाटक है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन जो करता है कर्नाटक करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद उड़ीसा करता है। कर्नाटक 25% करता है, छत्तीसगढ़ 20% करता है और उड़ीसा जो है 19% करता है, ये याद रखिएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन करता है, तो कौन करता है, तो कर्नाटक करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद उड़ीसा करता है। याद रखिएगा कर्नाटक का 3 खाने जो कि कर्नाटक के कुछ खाने याद रखिएगा जो कि लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोलार, उसके बाद में बाबूदन की पहाड़ी में जो है केमानगुंडी, वो जो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में याद रखिएगा बादाम की पहाड़ी, गुरु महिसानी, सुंदरगढ़, क्योंझर जो इलाका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देख देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मोनाजाइट जो है पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं मोनाजाइट जो है केरल में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट का उत्पादन केरल करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थोरियम का भी पूछा जाए तो केरल ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि लांबा संबंधित है, तो याद रखिएगा जो है लांबा जो है एक पवन ऊर्जा संयंत्र लांबा में स्थापित किया गया है। लांबा जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है लांबा। और लांबा जो है यहाँ पर एक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कोयला मिलता है पूछा गया है, तो आप लोग जानते हैं कोयला के लिए झारखंड का झरिया जो है प्रसिद्ध है भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड का झरिया में ही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो है सबसे ज़्यादा कोलार जो कर्नाटक का कोलार जो प्रसिद्ध है सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार, एहूटी और ऊटी जो है कर्नाटक की 3 खाने हैं जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछा गया है कि जनसंचार का माध्यम है, तो आप लोग जानते हैं जनसंचार का माध्यम टेलीविजन भी है, समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की एक उपशाखा है, तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से जो है चिकित्सा जो है ये एक सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्थानिक संगठन, देखिए स्थानिक संगठन भौगोलिक का अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1930 जो है 30 से 1940 होगा। क्या होगा, 1930 से 1940 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1930 से 1940। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई, तो आप लोग जानते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है 2011 में 7 बिलियन हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। पूछा गया है इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में है, तो कौन सा देश है, तो जापान है। कौन है, जापान। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, निम्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड की आकृति जो है किस प्रकार की है, तो आप लोग जानते हैं किस प्रकार की है, घंटी नुमा है। कैसी है, घंटी नुमा है। त्रिभुजाकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पीछे से भी किस प्रकार है, ऐसा होता है। तो ये किस प्रकार की आकृति होती है, घंटी नुमा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि अमर्त्य सेन जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। अमर्त्य सेन और पाकिस्तान, भारत के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इन दोनों लोगों ने मानव विकास सूचकांक को तैयार किया था। मानव विकास सूचकांक को जो है जारी कौन करती है संस्था, तो यूएनडीपी जारी करती है, वो यूएनडीपी जारी करती है। ठीक है, पूछा जाए यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। यूएनडी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, और इसका हिंदी नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक पूछा जाए कितने सूचक हैं, तो 3 सूचक हैं। कौन कौन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। पूछा जाए मानव विकास सूचकांक के कितने पैमाना है, तो 2 है, 0 से 1 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। फिर पूछा जाए मानव विकास सूचकांक के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो याद रखिएगा नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर देश है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन जलवासी पशुचारण से संबंधित है। तो लामा भी है, याक भी है, रेनडियर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से जो है संबंधित है, तो गेहूं, जौ, राई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कागज, लाह, ऊन। हाँ, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि पशुओं के जो है रोए से क्या किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है पशु आधारित उद्योग है, तो ऊन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस अगला हम लोग देखते हैं। पूछा गया है इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है। तो आप लोग जानते हैं कि जो कि जर्मनी का रूर प्रदेश है वो एक औद्योगिक प्रदेश है, जो कि किसके लिए जाना जाता है, कोयला के लिए भी जाना जाता है, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है। तो देखिए इसमें जो तृतीयक जो सेवा नहीं है वो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बैंक जो है ये तृतीयक सेवा नहीं है, ये चतुर्थ सेवा में आएगा। परिवहन जो है ये आएगा तृतीयक में, संचार भी तृतीयक में आएगा, नीति निर्धारण भी आएगा तृतीयक में, लेकिन बैंक जो है किस में आएगा, बैंक तो चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय सड़कों से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। तो आप लोग जानते हैं जो सीमांत सड़क है, जो सीमावर्ती इलाकों की जो सड़कें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से संबंधित है। पूछा जाए कि इन सड़कों का निर्माण का कार्य कौन करता है, तो सीमा सड़क संगठन करता है। कौन करता है, सीमा सड़क संगठन करता है। कौन करता है, सीमा सड़क संगठन करता है। पूछा जाए कि इसका निर्माण कौन कराता है, तो सीमा सड़क संगठन यानी इसका निर्माण कौन कराता है, बीआरओ कराता है। ठीक है, याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। पूछा जाए कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का विकास करना। इसका गठन कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो जानते हैं आप लोग ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो किस देश में है। तो आप लोग जानते हैं किस देश में है, तो रूस में है। आप लोग जानते हैं कि रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के ही एरिया जो है साइबेरिया से जोड़ने का कार्य करता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्गों में से एक है। ठीक है, दुनिया के सबसे लंबी रेल मार्ग में से एक है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। तो डंपिंग का भी प्रयोग किया जाता है, व्यापार संतुलन का भी किया जाता है और मुक्त व्यापार का भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है लोएस मैदान में किस प्रकार का घर बनाया जाता है, घर घर पाया जाता है। तो देखिए लोएस मैदान पहले होता क्या है, तो समझिए। हवा के जमाव के कारण लोएस मैदान बनते हैं। जब हवा रेत का हल्का या महीन दाने लेकर चलती है और जब यह रेत के बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। और इस मैदान को क्या कहा जाता है, लोएस मैदान कहा जाता है। यानी लोएस मैदान क्या है, यानी हवा के जमाव के कारण लोएस मैदान बनता है। जब हवा रेत लेकर चलती है तो महीन दाने और हल्के दाने लेकर चलती है और क्या होती है, यह रेत के एक बड़े क्षेत्र में जमा हो जाती है और इसे ही क्या कहता है, लोएस मैदान कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि लोएस मैदान जो है में किस प्रकार का जो है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए पूछा गया है कि इनमें कौन नियोजित नगर है, तो आप लोग जानते हैं चंडीगढ़ भी नियोजित नगर है, कैनबरा भी नियोजित नगर है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा भी नियोजित नगर है। उसके बाद में जमशेदपुर भी नियोजित नगर है। तो पहला बात समझिए कि नियोजित नगर होता क्या है। तो देखिए हम अपने शहरों और नगरों और देहात को किस तरह प्लान करते हैं और उनके भविष्य के बारे में किस तरह की मतलब निर्णय लेते हैं, यही क्या कहलाता है, नियोजित शहर कहलाता है। या नियोजित शहर क्या है, तो हम अपने शहरों और नगरों या देहात को किस तरह से प्लान करते हैं और उनके भविष्य के बारे में किस तरह का निर्णय लेते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, नियोजित शहर कहा जाता है। तो इन जिन शहरों को इस प्रकार से जो है हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं, उस शहर को क्या कहा जाता है, नियोजित शहर कहा जाता है। तो ये सारे कौन से शहर है, नियोजित शहर का उदाहरण है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है जितने लोग होते हैं उसको क्या कहता है, मतलब वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित है। किससे संबंधित है, जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित है, याद रखिएगा। पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो 2001 के अनुसार याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और 2011 के अनुसार याद रखिएगा बिहार है, ठीक है। और सबसे कम किसका है, तो सिक्किम का है जनसंख्या घनत्व, तो जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग हैं। और 2011 के अनुसार बिहार में जो जनसंख्या घनत्व जो था 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है। तो आप लोग जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण आबादी थी 69% थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है भारत में ग्रामीण अधिवासों की प्रकार की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल जो संख्या है वो 14 है। कितना है, 14 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि राजकोट जो है ये कहाँ है, गुजरात में है। राजकोट कहाँ है, गुजरात में है, जो कि पश्चिमी भारत में ये अवस्थित है। धनबाद झारखंड में है और पुरी जो है ये उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि किस सॉरी सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आता है। तो आप जानते हैं सड़कों का विकास मुख्यतः हम लोग करते हैं बंजर भूमि में ही करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्यमुखी का जो है पूछा गया है कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक भी करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है, तेलंगाना भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक सूर्यमुखी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है, याद रखिएगा कर्नाटक करता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इनमें कौन जल समर प्रबंधन से संबंधित नहीं है। तो देखिए हरियाली, नीरू मीरू ये भी है, उसके बाद में अरवरी जल संसद ये भी है, और इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि बराक नदी बेसिन कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं बराक नदी जो बेसिन है उत्तर पूर्व का एक नदी है, बराक नदी बेसिन, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत का एक नदी है जिसकी कुल लंबाई जो है 900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं विश्व के कितने परसेंट अनाज का उत्पादन भारत में होता है, तो 25% होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है इनमें कौन सा खनिज अन्वेषण से संबंधित नहीं है, संबंधित है, ठीक है, मतलब खनिजों का सर्वेक्षण करता है। तो देखिए जीएसआई करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, एससीएल करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी करता है, और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है ये भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो हम लोग जो कहानी पढ़े थे भरमौर जिला का, वो भरमौर जिला से प्रश्न पूछा है कि भरमौर जिला कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं भरमौर जिला कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि भील जनजाति का मुख्य केंद्र, पूछा गया है कि भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। तो आप लोग जानते हैं झाबुआ जिला में स्थित है, झाबुआ जिला में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है वह, एमपी में है। किस राज्य में है, एमपी में है झाबुआ जिला। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो मॉडल पेपर तैयार करेंगे उसे जल्दी अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी मॉडल सेट करा रहे हैं उसको विशेष ध्यान देकर याद करें, ठीक है। चलिए जय हिंद, ख़त्म करते हैं।